अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान एडवोकेट उमर मज़ीद। जिस तरह कि आपको पता है हम माशरे की इन इश्यूज़ पे बात करते हैं, उन पे इंटरव्यूज़ करते हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक अवाम से हो। आज भी हम एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि अक्टूबर का मंथ एज़ ए ब्रेस्ट अवेयरनेस मंथ मनाया जाता है। पाकिस्तान में इस वक्त हर 10 में से एक खातून ब्रेस्ट कैंसर का शिकार है। पाकिस्तान इस वक्त ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से एशिया में एक नंबर पे हैं। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद है डॉक्टर साइमा आबिद साहिबा, जो एक फिलैंथ्रोपिस्ट है, रिसर्चर हैं, और मैं उसको यूजुअली फॉलो करता हूँ थ्रू फेसबुक। बड़ी एक्टिव रहती हैं पब्लिक हेल्थ के हवाले से, और खुद एक पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। वालेकुम सलाम जी। थैंक यू फॉर मैडम, इनवाइटिंग मी। वेलकम मैडम। आप कैसी? ठीक है बिल्कुल ठीक ठाक जी। मैडम। सवालात का आगाज करता हूँ। सबसे पहला सवाल आपको से ये होगा कि आसान अल्फाज में एक कॉमन पर्सन के लिए ब्रेस्ट कैंसर क्या है और इसके अलामात क्या हो सकते हैं? देखिए जी, ब्रेस्ट कैंसर क्या है? सबसे पहले तो ये ख्याल और ये सवाल पैदा होता है, ब्रेस्ट कैंसर जो है जब ब्रेस्ट के या सीने के टिश्यू में या सेल्स में चेंजेस आ जाती हैं, एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, तो उसको हम ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। वो ब्रेस्ट कैंसर जो है वो फिर पूरे जिस्म में भी फैल सकता है, और उसकी वजह से इंसान जो है वक्त से पहले, अपने टाइम से पहले इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। तो इसलिए जो है इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। ब्रेस्ट कैंसर की जहां हम बात करते हैं, तो ब्रेस्ट कैंसर जो है वो बेसिकली फीमेल के अंदर पाया जाता है, लेकिन ये कहना कि जी मेल में ये नहीं हो सकता, ये गलत है। मेल में भी 1% जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस होते हैं। जी। जिस तरह हमने सुना है यूजुअली कि मुख्तलिफ जो कैंसर है उनके स्टेज होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 और इस तरह होते हैं। तो क्या ब्रेस्ट कैंसर में भी ऐसा ही सीन होते हैं, स्टेजेस होते हैं? बिल्कुल, ब्रेस्ट कैंसर में भी इसी तरह स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4 होते हैं, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में और अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज में जब ये डायग्नोज होते हैं, तो वो यूजुअली थर्ड या फोर्थ स्टेज पे होते हैं। तो थर्ड और फोर्थ स्टेज में जब ये डायग्नोज हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद आपको खुद भी पता होगा कि थर्ड और फोर्थ स्टेज में पूरे जिस्म में फैल चुका होता है। फिर उसको रिकवर करना और इससे जान बचाना जो है वो थोड़ा बल्कि काफी हद तक मुश्किल हो जाता है। इसीलिए खवातीन को ये कहते हैं कि अर्ली स्टेजेस में अगर उनका कैंसर डायग्नोज हो जाता है, तो उनके चांसेस ऑफ लिविंग ज्यादा हो जाते हैं, उनकी लाइफ प्रोलॉन्ग हो सकती है, और उनकी जो वक्त से पहले जो है उनकी डेथ को रोका जा सकता है। जी। अच्छा मैडम, आपने कहा कि पाकिस्तान में मोस्टली इस तरह होता है कि जब खवातीन को पता चल जाता है तो तब तक ये कैंसर थर्ड या फोर्थ स्टेज में होता है, जो मत फाइनल स्टेजेस में होते हैं। मैंने एक रिसर्च पढ़ा इस इंटरव्यू के लिए तैयारी के वक्त, ये मुझे सामने आया कि पाकिस्तान में हर में 10 में से एक औरत ब्रेस्ट कैंसर के शिकार है, जबकि पाकिस्तान एशिया में इस हवाले से टॉप पे है। क्या इशू है? एक हुकूमती इकदाम नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, लोग स्टीरियोटाइप से क्यों, क्या वजह है कि इस हद तक ये बात अब आ चुकी है? देखिए उमर, सबसे पहले तो ये जो सवाल आपने किया है बड़ा ही रेलेवेंट सवाल है कि क्यों ज्यादा है, और क्यों 10 में से जो है हर 9th खातून जो है वो ब्रेस्ट कैंसर का शिकार है। अगर हम देखते हैं तो बीइंग जेंडर वाइज अगर हम देखते हैं तो इसके रिस्क फैक्टर में एक फैक्टर है जिसको हम कहते हैं कि फीमेल के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, मतलब रिस्क फैक्टर बीइंग अ फीमेल, अगर आप फीमेल है तो वो आप रिस्क पे हैं। ठीक है, तो ये कहना कि जी हर 10 में से एक खातून जो है ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो सकती है, हम बेसिकली इसके साथ एग्री नहीं करते। कोई भी औरत जो है वो इसका शिकार हो सकते हैं, 10 अच्छा। के 10 भी इसका शिकार हो सकते हैं। तो जेंडर में ये एक अप्रोक्सीमेशन है, एक एस्टिमेशन है जो कि लगाई जाती है। फिर ये कहना है कि जी एशिया में जो है सबसे ज्यादा जो है ब्रेस्ट कैंसर मौजूद है, तो अगर आप दुनिया में देखते हैं तो तकरीबन तमाम दुनिया में भी ये बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, और इस वक्त जो है पूरी दुनिया का नंबर 1 किलर है ये ब्रेस्ट कैंसर। तो एशिया में भी ये बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। फिर अगर हम देखते हैं तो अभी जो इरनम का जो डाटा है, तो उसमें सबसे ज्यादा हमने देखा है 2017 और 18 का जो डाटा है उसके मुताबिक सबसे ज्यादा कैंसर जो है वो ब्रेस्ट कैंसर जो है वो पंजाब में डिटेक्ट हुआ है। उसके बाद जो है फेडरल जो है खुद खुशकिस्मती से कहें या जिस तरह भी कहें कि
सेकंड लास्ट नंबर पे जो है वो खैबर पख्तूनख्वा इसमें आता है। लेकिन फिर भी केसेस हैं और इसकी एक मुख्तलिफ वजूहात हैं। अब मुख्तलिफ वजूहात में क्या चीज़ आती है? सबसे पहले जो है वो इनकी जेनेटिक म्यूटेशन होती है, जीन्स का फ़र्क होता है जिसकी वज़ह से जो है ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, जिसको कहते हैं BRCA1 BRCA2 म्यूटेशंस कहते हैं। एग्ज़ैक्ट कॉज़ ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर तो हमें नहीं पता, लेकिन BRCA1 और BRCA2 म्यूटेशंस अगर हों तो तब ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। इसके अलावा मैंने बताया कि बीइंग अ फीमेल जो है एक रिस्क फैक्टर है। मेल में भी होता है लेकिन फीमेल अगर है तो ज़ाहिर-सी बात है उसमें ज़्यादा रिस्क फैक्टर है। फिर ओबेसिटी में देखा गया है कि अगर खातून जो एक्सरसाइज़ नहीं करती, ओबीस है, मोटी है और तो वो भी उसके रिस्क फैक्टर में आता है। इसके अलावा ओवर द काउंटर मेडिकेशन करना या फिर ये कि हार्मोन्स लेना जो है ये भी इसके एक रिस्क फैक्टर में आता है। इसके अलावा जो है अगर आप देखते हैं कि ईस्ट्रोजन जो है लॉन्ग टर्म में अगर अर्ली मेनार्की है यानी ख़वातीन की जो माहवारी है वो वक़्त से पहले बच्चों में शुरू हो जाती है और फिर लॉन्ग टर्म जो है वो रहती है ज़्यादा लंबे उम्र तक रहती है, तो उन केसेस में भी जो है ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा वो फीमेल जो कि जिसकी शादी देर में हुई और बच्चे भी देर में हो, उसमें भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये कुछ वजूहात हैं। एक वजह ये भी कही जाती है कि जी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करती मदर तो इस वजह से जो है उनमें ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। हमारे यहाँ पे तो काफ़ी ब्रेस्ट फीडिंग है लेकिन अभी एग्ज़ैक्ट इसके बारे में पता नहीं है कि वाक़ई ये इसके कॉज़ेज़ में आता है कि नहीं। जी। मैडम, ये आपने रिस्क फैक्टर्स की बात की, आपने स्टैटिस्टिक्स शेयर की कि पुख्तनख्वा में क्या सिचुएशन है और पंजाब में क्या सिचुएशन है। मैं इससे कनेक्टेड सवाल पूछूंगा कि ये हुकूमती लेवल पे इस वक्त क्या फैसिलिटीज़ मौजूद है इस हवाले से? अगर आप उस पर ज़रा ब्रीफ करें। जी, आपने तो ये बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है और यही हमारा रोना है। हम ये कहते हैं कि अभी तक जो है चूँकि फीमेल का इतना बड़ा इश्यू है और फीमेल को हमेशा से एक मार्जिनलाइज़्ड पॉपुलेशन तस्वुर किया जाता है। ख़ास तौर पे सिर्फ़ उनको यहाँ तक समझा जाता है कि भई अगर इनकी एंटीनेटल केयर, नेटल केयर या पोस्टनेटल केयर हो जाती है, तो बस ये फ़र्ज़ अदा हो गया। लेकिन इस तरह नहीं है। अगर आपको पता है कि ब्रेस्ट कैंसर एक लीडिंग कॉज़ है और हर साल तकरीबन 40,000 ख़वातीन पाकिस्तान में इसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है, तो फिर हमें कोई स्टेप लेने की ज़रूरत है। और वो क्या स्टेप है? सबसे पहले तो हमें पता करना चाहिए कि यहाँ पे पाकिस्तान में कैंसर रजिस्ट्री नहीं है। मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि कैंसर रजिस्ट्री का काम जल्द से जल्द किया जाए। दूसरी बात ये कि यहाँ पे हर प्रोविंशियल वाइज़ प्रोग्राम्स होने चाहिए, जिस तरह बाकी तमाम थैलेसीमिया कंट्रोल प्रोग्राम है, मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम है, तो इसी तरह जो है ये ब्रेस्ट कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम इसको जो है मोस्ट अर्जेंटली जो है इसको एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है। बाकी प्रोविंसेस का तो नहीं पता लेकिन हमने खैबर पख्तूनख्वा में इसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की है और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि हमने जो है प्रोविंशियल जो है असेंबली से इसका इनिशिएटिव लिया और तमाम के तमाम लोगों ने हमारे इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। वहाँ से फिर हेल्थ डिपार्टमेंट में हम गए और उसके बाद जो है वहाँ से भी ये अप्रूव हुआ PC1 की फॉर्म में और अभी जो है मैमोग्राफी मशीन्स जो कि बहुत ज़रूरी होती है अर्ली डिटेक्शन ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर के लिए, वो अभी मैमोग्राफी फ़िलहाल तो PC1 में अप्रूव हुई है कि जी 7 डिविजन्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा में स्टेट ऑफ द आर्ट मैमोग्राफी मशीन्स यहाँ पे लगाई जाएँगी। फिर वहाँ पे ट्रेनिंग्स होगी और इसके अलावा जो है ये तमाम चीज़ें फ़िलहाल इसमें शामिल की गई हैं, लेकिन हमारी कोशिश यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। हम चाहते हैं कि इसको जो है हम प्रॉपर रेफरल सिस्टम करें, एक प्रॉपर प्रोग्राम हो ताकि खातून को पता हो कि अगर वो सबसे पहले तो ये मैं फीमेल को कहूँगी कि अपना जो है वो मंथली एग्जामिनेशन किया करें ताकि उनको अगर कोई भी एबनॉर्मेलिटी ब्रेस्ट में है तो वो अर्ली डायग्नोज हो जाए। फिर अगर उनको कोई चीज़ लंप मिलता है या कोई ऐसी चीज़ मिलती है तो वो डॉक्टर के पास फ़ौरन जाएँ और वहाँ पे जाके क्लिनिकल एग्जामिनेशन कराएँ। अगर डॉक्टर कहता है 40 ईयर्स से ज़्यादा उम्र है और या फैमिली हिस्ट्री है, तो फिर उस खातून को चाहिए कि वो फ़ौरन मैमोग्राफी कराए जो कि एक किस्म का एक्स-रे है और जो कि फीमेल का किया जाता है ये देखने के लिए कि उसमें कोई लंप तो नहीं है, उसमें कोई कैंसर के आसार तो नहीं है। तो हमारी ये कोशिश है कमिंग बैक टू माय डिस्कशन जो हम पहले कर रहे थे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हमारा एक ये भी है कि हम ख़वातीन को ये कहें कि जी आप अपनी अर्ली डिटेक्शन करने के बाद अगर आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है, फैमिली हिस्ट्री, तो प्लीज़ मस्ट गो टू द डॉक्टर वहाँ पे उसको चेकअप करा के, उसका मैमोग्राफी करा के फ़ौरन और फिल फॉर यहाँ पे जो है रिसर्च की कैंसर की ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट कर दें। अब हमारे यहाँ पे कौन-कौन से कैंसर की ट्रीटमेंट कहाँ-कहाँ की जाती है? इरनम जो कि दिस वाज माय क्वेश्चन, दिस वाज जी माय नेक्स्ट थैंक क्वेश्चन। यू।
जी। जी, जी। जी, जी, ये मेरा तो नेक्स्ट सवाल था, ये आप कैरी करें। जी, तो इसमें जो है अभी कौन-कौन से हॉस्पिटल्स हैं जो कि यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पे कैंसर की ट्रीटमेंट होती है, ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट होती है। जहाँ तक आप सर्जरी का ताल्लुक करते हैं तो यहाँ पे केटीएच में सर्जरीज़ बहुत ज़बरदस्त होती हैं, ताकि वो लंप को रिमूव कर सकें, बायोप्सिस कर सकें। इसके अलावा जो है हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जो है कैंसर की ट्रीटमेंट होती है। इसके अलावा इरनम में होती है। इरनम के टोटल जो है वो 5 सेंटर्स हैं, बायनौर है, बनू के अंदर है, स्वात के अंदर है, डीआई खान के अंदर है और स्वात एबटाबाद के अंदर है और पेशावर के अंदर। टोटल ये 5 की ट्रीटमेंट होती है और ये तो उन लोगों के लिए कि जिनको नहीं पता कि कैंसर की ट्रीटमेंट कहाँ होती है। तो सर्जरीज़, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, ये तीनों जो है इसके कंपोनेंट हैं, जो कि ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, मैडम ज़रा ये बताएँ कि जिस तरह सेहत कार्ड एक बहुत बड़ा इक़दाम है, अगर मैं इसको कह सकूँ कि ताकि तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत का सबसे बेस्ट और अवाम दोस्त जो प्रोजेक्ट है, जिसने अवाम को डायरेक्टली फैसिलिटेट किया है, तो वो सेहत कार्ड होगा। क्या सेहत कार्ड में ये भी कवर होता है, जो सर्जरीज़ होते हैं, ये भी कवर होते हैं ब्रेस्ट कैंसर्स की? जी, बिल्कुल उमर, ये इसके लिए हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की और खुद हमारे जो सेहत इंसाफ कार्ड के जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने भी सीईओ हैं, उन्होंने उसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी इसको सपोर्ट किया है, तो उन्होंने कहा है कि जी ब्रेस्ट कैंसर जो है वो इसमें इंक्लूडेड है। इसमें ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी इंक्लूड है, इसमें जो ब्रेस्ट कैंसर है उसकी डायग्नोसिस भी इंक्लूडेड है और ट्रीटमेंट भी इंक्लूडेड है। तो मेरा ख़्याल में एक बहुत इंतहाई अच्छा इक़दाम है जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए तारीफ़ कम की है। जाए। जी, मैडम जी। आपने यहाँ पे अपने एक जवाब में मेंशन किया कि पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 40,000 के करीब ख़वातीन ब्रेस्ट कैंसर की वजह से मौत के मुँह में चली जाती हैं। आप ये बताइए कि इतने स्ट्रगल्स के बाद भी हुकूमत आपने ये भी मेंशन किया कि टीबी कंट्रोल, थैलेसीमिक कंट्रोल, प्रिवेंशन के हवाले से बोर्ड्स मौजूद है, अथॉरिटीज़ मौजूद है। लेकिन इस हवाले से ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से इस तरह की कोई फेडरल लेवल पे अथॉरिटी या डिपार्टमेंट मौजूद नहीं है। इसकी क्या वजह हो सकती है? हुकूमत इस चीज़ को क्यों सीरियस नहीं ले रही? देखिए, ये लोग ये समझते हैं कि इसमें चूँकि कोई पॉलिटिकल मेरा ख़्याल में वो नहीं है, इनको कोई क्या कहना चाहिए कि पॉलिटिकली इनको कोई बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन नहीं मिलती। इनको ज़्यादा एप्रिसिएशन इसमें मिलती है कि जी सड़क बना ली और कोई चीज़ नहीं बना ली, मैडम, इस किस्म मैं की आपको चीज़ें। क्यों किस तरह नहीं मिलेगा जब ख़वातीन की तादाद इस पूरी पॉपुलेशन में 50% है। जब आधी आबादी ख़वातीन पे है, तो अगर आप ख़वातीन के वेलफेयर के लिए काम करेंगे, तो ये क्या ख़वातीन के तरफ से एप्रिसिएशन नहीं आएँगी? अवामी तो एप्रिसिएशन नहीं आएगी? बिल्कुल, बिल्कुल मैं आपकी इस बात से जो है बिल्कुल आपकी तायीद करती हूँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन मेरा ख़्याल में ये समझने की ज़रूरत है कि ये अलग सेपरेट प्रोग्राम होना चाहिए और इसी तरह फीमेल को भी इसी तरह की प्रायोरिटी देनी चाहिए, जैसे अभी आपने कहा। ठीक लेकिन है। अमूमन ये देखने को मिलता है कि अक्टूबर का महीना आता है और उसमें जो है हम देखते हैं कि इवन हमारे सीनियर्स जो हैं, हमारे रिस्पेक्टेबल जो जितने लोग हैं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारी जो सोशल सेक्टर है, वो तमाम आगे आ जाता है। तमाम सबका सबका ये ज़ोर होता है कि जी अवेयरनेस होनी चाहिए। हमारा ये फ़ोकस अब होना चाहिए कि फुल फ्लेज प्रोग्राम होना चाहिए। आपको और हमें ये आवाज़ उठानी चाहिए कि प्रोग्राम होना चाहिए। बजाए इसके कि हम हर अक्टूबर में इसकी अवेयरनेस शुरू कर दें, इसके प्रोग्राम के लिए हमें जद्दोजहद करनी चाहिए। ठीक है। मैडम ये एक बहुत अहम फैक्टर ये भी हो सकता है मेरे ख्याल से, आप इसको आगे एलेबोरेट करें कि रूरल एरियाज़ में अगर ये इश्यू ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस नहीं है, लोग ज़्यादा इसको स्टीरियोटाइपिक है, वो इसको वुमेन प्राइवेट पार्ट की वज़ह से इसको ज़्यादा आगे नहीं लेके आते। अगर कोई खातून इससे सबर भी है, तो वो सामने नहीं आती, शर्म महसूस करती है। क्या ये सच है और ये एक फैक्टर है कि इसकी रोकथाम ना होने में एक बड़ा वजह हो सकता है? बिल्कुल देखिए जी, ये तो एक हमारे यहाँ पे टैबू समझा जाता है। इस टॉपिक के ऊपर तो मेरा ख़्याल में 4-5 साल पहले कोई बात भी नहीं करता था। हाँ जी। अभी मिसेस प्रेज़िडेंट ने इस चीज़ को इतना हाइलाइट किया है, हर प्रोविंस में जाती हैं, सोशल हमारी जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, ये तमाम की तमाम जो है एनजीओज़ हो गई और इसके अलावा ये तमाम सेक्टर जो है मिलकर इसके ऊपर काम करें, तो ये चीज़ हाइलाइट होगी और बार-बार मिसेस प्रेज़िडेंट यही कहती हैं कि आप लोग जो हैं इस चीज़ पे शर्म महसूस ना करें। लेकिन आपकी बात सही है कि ये स्टिल ये एक टैबू कंसिडर की जाता है। एक शर्म-ओ-हया का बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी कम्युनिटी में, जो कि हमारे कल्चर का हिस्सा
लेकिन वो ब्रेन जी, हेलो। उमर? जी, जी। मैडम, जी, एक एक सवाल, जो ये टैबूज़ की बात की है, तो लास्ट ईयर मेरी अपनी पोपो वाज़ सफरिंग फ्रॉम द सेम थिंग, और अल्हम्दुलिल्लाह शी रिकवर्ड, उनकी सर्जरी हुई, अभी फिर उसके वो ड्रॉप्स वगैरह, इंजेक्शन लगते थे। जब मुझे अम्मी बता रही थी, सो लाइक शी वाज़ फीलिंग शाय, मेरे खुद अम्मी, और फिर मैंने उससे खुल की बात की, फिर मैंने अपने पोपो से खुल की बात की, तो मेरे ख्याल से जो एजुकेटेड लोग अपने फैमिली में मौजूद है, उसको हाईलाइट करिए। मैडम, आप समझती हैं कि कॉलेज लेवल पे, हेलो? अच्छा मैडम, आप समझते हैं कि जो कॉलेज लेवल है, गर्ल्स कॉलेज है, इंटरमीडिएट लेवल पे अवेयरनेस आप समझते हैं कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से लड़कियां ग्रूम करती है, आगे जाती हैं, और वहाँ पे आप उनको ये अवेयरनेस दे दें, फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो आप समझते हैं कि एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो सकता है इन कम्बैटिंग द ब्रेस्ट कैंसर? अच्छा, अच्छा। तो आप समझती हैं कि एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो सकता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे ये अवेयरनेस टू कम्बैट ब्रेस्ट कैंसर? देखिए उमर, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लेवल पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने कहा कि सबसे पहले तो ख़वातीन की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि वो खुद भी सॉर्ट आउट कर सकें कि क्या है, क्या नहीं। लेकिन इन केस अगर वो एजुकेटेड नहीं है, तो अवेयरनेस देना जो है ये हमारा फ़र्ज़ है। इसमें तमाम एनजीओ शामिल है, इसमें जो है तमाम के तमाम वो लोग हैं, सोशल सोशल वर्कर्स हैं, वो सारे के सारे शामिल हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स, उनका ये फ़र्ज़ बनता है, पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल का ये फ़र्ज़ बनता है, और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में ये इस अवेयरनेस को देना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखा आपने 4-5 साल में कितना ज़्यादा चेंज आया है, इस लिहाज से कि लोग इस टॉपिक पे बोल सकते हैं। और पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन ऑलमोस्ट 10 इयर्स से इस पे बोल रही है, और हमारी ये स्ट्रगल अभी तक जारी है, और तब तक ये जारी रहेगी जब तक ये जी। जी मैडम, आखिरी सवाल आपसे करता हूँ कि आप पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन को बहुत करीब से ये चीज़ों को देख रही है, स्पेशली हेल्थ वाइज। आप समझती है 5 साल पहले और आप इन चीज़ों में डिफरेंस आई हुई है, और अब इस इशू के ऊपर सही मानों में 5 साल पहले की मुनासिबत से अच्छा काम हो रहा है? जी, बिल्कुल, मैंने अभी यही आपको कहा कि पहले से के मुकाबले में अब इसके ऊपर जो है वो तमाम के तमाम लोग मुत्तफ़िक हैं कि हमें इसके लिए काम करना चाहिए। और स्पेशली डब्ल्यूएचओ की ये रिकमेंडेशन है कि हर साल तकरीबन 2% रिडक्शन होनी चाहिए ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स में। तो उसकी तरफ से ये एक प्रेशर भी है, तो हमें इस चीज़ को अब सीरियसली लेने की ज़रूरत है। सिर्फ़ ब्रेस्ट कैंसर नहीं है, ओवेरियन कैंसर भी है ख़वातीन के अंदर, और इसके अलावा जो है सर्वाइकल कैंसर भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो जहाँ हम इस प्रोग्राम को शुरू करेंगे, मेरी तो रिकमेंडेशन ये होगी कि इसी प्रोग्राम के अंदर बाकी के ये 2 कैंसर्स भी शामिल करके ख़वातीन को पता हो कि उन्होंने कहाँ जाना है, कितने फासले पे जाना है, और कौन से डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना है, कहाँ पे उनकी बायोप्सी होनी है, कहाँ पे उनका एक्स-रे होगा, कहाँ पे मैमोग्राफी होगी, कौन से डॉक्टर को रेफर करना है, कहाँ पे उसने ट्रीटमेंट लेनी है, और कहाँ तक कितने अरसे तक लेनी है। ये तमाम चीज़ें जो है उसको बहुत सपोर्ट देती हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो ख़वातीन को पता होना चाहिए। अच्छा मैडम, जी, थैंक यू सो मच, उमर। आपने हमें ज्वाइन किया इस इम्पोर्टेंट प्रोग्राम के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जहाँ पे खवातीन 50% आबादी पे मुश्तमिल, 100% में से 50% खवातीन पे मुश्तमिल है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन की एफर्ट्स को भी अप्रिशिएट करता हूँ, और थैंक ये यू। उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये जो स्ट्रगल है ये जारी रहेगी इंशाल्लाह फॉर द फ्यूचर एज वेल। आपने सुना डॉक्टर साइमा आबिद हमारे साथ मौजूद है, जो प्रेसिडेंट है पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन के एसोसिएशन, और साथ में एक फिलैंथ्रोपिस्ट है, रिसर्चर है, और मैं उसको देखता हूँ माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। इस वीडियो को हमारे साथ सपोर्ट कर रहे हैं केपीके
मेडिकल कॉर्नर की तरफ से जो फेसबुक पेज है जो मेडिकल इश्यूज पे बात करते हैं, उनका भी शुक्रिया जो हमें सपोर्ट करे इस काज में। आपने सुना डॉक्टर साहिबा जिसके मुताबिक पाकिस्तान में अंदाजे के मुताबिक 40,000 खवातीन हर साल ब्रेस्ट कैंसर की वजह से मौत की मुंह में चली जाती है। अब हमें इस मर्ज के खिलाफ, इस मौजूदी मर्ज के खिलाफ, इस कातिल कैंसर के खिलाफ उठना होगा, क्योंकि ये खातून, ये खवातीन हमारे अपने हैं। ये ब्रेस्ट कैंसर के शिकार हमारी माँ भी हो सकती है, हमारी बहन भी हो सकती है, और हमारी बेटी भी हो सकती है, और हमारी सिस्टर्स भी हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह वल अज़ीज़ हमारी जो ये कोशिश है वो जारी रहेगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन मैडम फॉर जॉइनिंग अस। इंशाल्लाह वल अज़ीज़ इस तरह के आपसे इश्यूज पे बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।